अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर और उसका आज हमारे पास एक टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, या फिर हम इसको डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। ये तकरीबन कोवलेंट बॉन्ड जैसा ही है लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, इसीलिए इसके नाम के साथ भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड लिखा जाता है। तो इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इसकी हम डेफिनेशन से अगर स्टार्ट करें तो डेफिनेशन के अंदर आपको कहा जाता है कि ये एक ऐसी टाइप का कोवलेंट बॉन्ड है in which the bonded pair of electron is donated by one bonded atom only। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को हमने एक्सप्लेन करना है, आपको सारा जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है वो समझ आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर अगर आप गौर कर रहे होंगे तो आपको दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और दूसरा इसमें लॉन पेयर की भी बात आती है। वो इसमें डेफिनेशन में नहीं लिखा गया लेकिन मैं आपको बताता हूँ। आप देखें जी, एक एटम है जिसके पास ये अगर एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा एटम है, इसके पास भी ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन दोनों की अगर शेयरिंग हो रही हो, हमने कोवलेंट बॉन्ड में पढ़ा था डबल कोवलेंट बॉन्ड जो होता है। अब देखें ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये शेयर हो रही हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बॉन्डिंग में टेक पार्ट ले रहे हैं, इसलिए हम इसको बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बोलते हैं। इनके अलावा कुछ एटम्स के पास ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जो कि शेयरिंग नहीं करते, ठीक है। अगर समझ लें कि ये इलेक्ट्रॉन का एक पेयर है जो कि शेयरिंग हो ही नहीं रहा, किसी के साथ ना शेयर हो रहा है, ना डोनेट हो रहा है, ना एक्सेप्ट वगैरह कुछ भी नहीं, मतलब वो हिस्सा ही नहीं ले रहा बॉन्डिंग के अंदर। तो इस तरह के जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फिर लॉन पेयर इसको बोला जाता है, ठीक है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि आपने देखा होगा ऑक्सीजन के ऊपर दो लॉन पेयर्स हम लिखते हैं, ऊपर भी और नीचे भी ये दो लॉन पेयर होते हैं इसके पास, ठीक है। और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वो कहलाते हैं जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। जो नहीं हिस्सा लेते किसी भी किस्म की बॉन्डिंग में, उनको हम लॉन पेयर कहते हैं। अब ये जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है इसको समझने से पहले आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब होती है दो एटम्स के दरमियान में, तो एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ शेयर कर रहा होता है। इसी तरह से जो दूसरा वाला एटम है वो भी अपने इलेक्ट्रॉन्स पहले वाले एटम के साथ शेयर कर रहा होता है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एटम अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है इस एटम के साथ, और ये भी अपने इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रहा है। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग में ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है कि सिर्फ एक ही एटम अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे रहा होता है, उसके साथ शेयर कर रहा होता है, लेकिन खुद नहीं उससे शेयरिंग कर रहा होता, ठीक है। यानी कि ये एटम नहीं शेयरिंग करेगा, ये करेगा। इस चीज़ को हमने समझना है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर। तो देखें जी, हम एग्जांपल लेने लगे हैं। आपके पास एक एग्जांपल जो बुक में है BF3 एंड NH3, ठीक है। ये एग्जांपल्स हम देखेंगे, ये दोनों कंपाउंड्स हैं, इनको हमने समझना है। आप सबसे पहले देखें, हम NH3 को करते हैं जी। अच्छा, इसके अंदर एक सेंट्रल एटम की बात होती है। सेंट्रल एटम ये यहाँ पर नाइट्रोजन है। सेंट्रल एटम हम उसको कहते हैं जिस एटम के साथ दूसरे एटम्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है, तो वो सेंट्रल पोजीशन पर आ जाता है। जैसे नाइट्रोजन एक है तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन्स अटैच हैं, इसलिए जो सेंट्रल एटम होगा NH3 के अंदर वो ये नाइट्रोजन होगा। अब देखें, बाकी सारी बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है 7 होता है एटॉमिक नंबर। तो आपको पता है कि फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और लास्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो हम ये बना लेते हैं जी, ये 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। पहले शेल में 2 आ गए और आखिरी शेल में वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसके साथ 3 हाइड्रोजन्स अटैच हैं, ये हम लिख लेते हैं जी, 3 हाइड्रोजन्स हैं इसके साथ, ठीक है। और ऐसे ही हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब देखें, इन दोनों की जब बॉन्डिंग हो जाएगी, अब नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितने और चाहिए, 3 और चाहिए थे ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए, और हाइड्रोजन को 1 चाहिए था। तो ये दोनों आपस में शेयरिंग कर लेंगे। इनकी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से देखें, अब हाइड्रोजन ये वाला भी स्टेबल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट, ये भी स्टेबल और ये वाला भी हाइड्रोजन स्टेबल, यानी कि ये तीनों हाइड्रोजन हो गए स्टेबल। इसी तरह से नाइट्रोजन को अगर आप देखें तो इसके पास 5 अपने इलेक्ट्रॉन थे और 3 इसने 3 हाइड्रोजन से एक शेयर किया, तो 8 पूरे हो गए, यानी कि ये नाइट्रोजन भी स्टेबल और हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गए। अब जैसे मैंने आपको बताया था बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर के बारे में, तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये देख लें आपके बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, बॉन्ड पेयर्स कहेंगे। लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर है ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा, तो इसको हम क्या कहेंगे, लॉन पेयर कहेंगे, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास है ये BF3, ये यहाँ पर बोरॉन जो है ये सेंट्रल एटम है और इसके साथ 3 फ्लोरीन्स अटैच हैं,
ये 3 फ्लोरीन्स अटैच हैं। तो अभी हमने बात की है कि अगर कोई एक एटम के साथ दूसरे एटम्स अटैच्ड होते हैं तो ये सेंट्रल एटम होता है। अब बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और वैलेंस शेल में कितने आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, 3। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हमने बना लिए। और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसी तरह से ये देख लें जी, 1 2 3 4 5 6 और ये एक 7। इसी तरह से इसके भी ये इलेक्ट्रॉन्स 7 7 आपने कंप्लीट कर लिए। ठीक है जी। अब फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए, 7 उसके पास पहले से हैं। और बोरॉन के पास 3 है, इसको टोटल अभी 5 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए। तो देखें जी, ये इन इलेक्ट्रॉन्स की हो जाएगी बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्ड इनके दरमियान में ये बन जाएगा। अब जो फ्लोरीन था इसने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो इसके तो 8 पूरे हो गए। इसी तरह से इन तीनों फ्लोरीन्स के 8 पूरे हो गए, तो हम कहते हैं यहाँ पर ये फ्लोरीन हो गया स्टेबल। बोरॉन की अगर हम बात करें तो बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने थे और 3 इसने ये 1 2 3 इस तरह से 3 मजीद शेयर किए, तो टोटल कितने हो गए, 6। अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो लॉन पेयर था जो कि नाइट्रोजन के पास था, लॉन पेयर जो किसी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा था, अब ये नाइट्रोजन अगर अपना ये लॉन पेयर इस बोरॉन को कर देता है डोनेट, तो यहाँ पर 6 हो चुके थे और 2 ये लॉन पेयर इसके पास आ गया। ठीक है। अब आप देखें कि 3 बोरॉन के अपने थे, 3 इसने फ्लोरीन के साथ शेयर किए, 6 हो गए, और 2 ये नाइट्रोजन ने इसको डोनेट किया, तो 2 और मिल गए, टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। अब जब ये इसको डोनेट करेगा तो इन दोनों के दरमियान में एक बॉन्ड बन जाएगा, उनकी जो बॉन्डिंग इन दोनों के दरमियान में बनेगी, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। अब आपको समझ आ रही होगी कि डेफिनेशन में हमने कहा था, इन विच द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय 1 बॉन्डेड एटम ओनली। एक एटम सिर्फ उसको शेयर करेगा, जैसे नाइट्रोजन ने, सिर्फ नाइट्रोजन ने उसको बॉन्ड पेयर अपना ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे ये उसको डोनेट किए हैं, लेकिन बोरॉन उसको कुछ भी नहीं दे रहा। शेयरिंग इन दोनों के दरमियान में हो रही, लेकिन वो नहीं कुछ भी दे रहा। अब देखें जी, बोरॉन भी स्टेबल हो गया, तो इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड बना। इस बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये जो बनेगा इसको हम एरो से शो करते हैं, वैसे ही सेम उसी तरह से ये एरो जो होगा ये आपको ये रिप्रेजेंट करता है कि जी डोनेशन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। तो अब देखें आप कि जो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इसको हम बोलते हैं डोनर, और जो एक्सेप्ट कर रहा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर। ठीक है जी। इसने एक्सेप्ट किया और इसने डोनेट किया, तो इन दोनों के दरमियान में एक बॉन्ड बन जाएगा। अब मजीद आगे जगह नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। तो आप क्या करते हैं कि ये इसी तरह से NH3 एंड BF3 लिख के और ये ब्रैकेट डाल देते हैं, तो ये आपके पास एक कंप्लीट बॉन्डेड फॉर्म बन जाती है। इनके दरमियान में एरो आ जाएगा, तो ये आपको शो करेगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, सिंपल सी बात थी। आपने बस ये देखना है कि उनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्टेट रूल उनका कंप्लीट होता हो, और ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था उसने उसको डोनेट कर दिया। जिसने डोनेट किया वो डोनर कहलाएगा, जिसने एक्सेप्ट किया वो एक्सेप्टर कहलाएगा, और बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाएगा जी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसको हम डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।